हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे अन्य स्थलों के नाम। रोपड़ 1995 से 96 ईस्वी में रोपड़ स्थल की खोज यशवंत दत्त शर्मा ने की थी। यह पंजाब प्रांत के सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। रोपड़ से तांबे धातु से निर्मित कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के कब्रों में मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए हुए प्राप्त हुए हैं। आप पढ़ेंगे सूरकोटदा 1932 ईस्वी में जगपति जोशी ने सूरकोटदा नाम स्थल की खोज किए थे। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में सूरकोटदा नामक स्थल स्थित है। सूरकोटदा से विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। बनावली 1973 ईस्वी में बनावली स्थल की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित सरस्वती नदी के किनारे बनावली नदी स्थित है। बनावली से मिट्टी का हल, अनाज के ढेर एवं हल की आकृति की मूर्ति मिला था। अनाज के ढेर में सरसों, राई, तिल एवं जौ पाया गया था। बनावली में कच्ची ईंटों का बना हुआ मकान पाया गया था। बनावली से जल निकासी का अभाव पाया गया था। अब पढ़ेंगे रोजदी, जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रांत में रोजदी स्थल अवस्थित है। रोजदी के उत्खनन से हाथी के दांत साक्ष्य का प्राप्त हुआ है। अब पढ़ेंगे रंगपुर, गुजरात। 1953 ईस्वी में माधव स्वस्थ वश ने रंगपुर नामक स्थल की खोज किए थे। गुजरात राज्य के मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थल की खोज हुई थी। रंगपुर से धान की भूसी यानी चावल की भूसी, फलक वाले औजार, कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग का प्रमाण मिला था। रंगपुर से नारी की मूर्तियां नहीं पाई गई थी। अब पढ़ेंगे कुड़ाल। यह हरियाणा राज्य में अवस्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट का साक्ष्य मिला है। चांदी के मुकुट जोशी तथा बिष्ट। अब पढ़ेंगे नौशेरो। यह सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से सिंदूर का प्रमाण मिला था। यह हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। आलमगीरपुर, इसका 1998 में खोज हुआ था। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे, जो हिंडन नदी के किनारे। यह मेरठ जिला में पड़ता है, राज्य उत्तर प्रदेश में। आलमगीर से सिंधु सभ्यता के पतन का संकेत मिलता है। आलमगीर को बाढ़ग्रस्त लोगों की बस्ती कहा जाता था। आलमगीर से रीढ़ यानी भालू की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। आलमगीर में आटा गूंथने की थाली, तावा, चिमटा, चाक, बेलना इत्यादि मिला था। अब हम पढ़ेंगे दैमाबाद। यह महाराष्ट्र के प्रवारा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कांसे का बना हुआ रथ मिला था। इसे एक नग्न मानव की आकृति चला रहा था। नोट, राणा धुड़ई बलूचिस्तान से घोड़े के दांत का साक्ष्य मिला था। भगवानपुरा हरियाणा से आसमानी, काली एवं सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ मिली थी। सिंधु सभ्यता का नगर योजना। सिंधु सभ्यता का नगर मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ था। नगर को 2 भाग निम्न थे, जो सर्वप्रथम पूर्वी भाग या पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी भाग या पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला ऊंचे स्थान पर बना होता था तथा मकान की ऊंचाई कम होती थी, जबकि पश्चिमी टीला निचले भाग पर बना होता था। इसमें मकान की ऊंचाई अधिक होता था। पश्चिमी टीला में अन्नागार, सार्वजनिक स्नानागार, दुर्ग एवं कार्यशाला बना हुआ था, जबकि पूर्वी टीला में आवासीय क्षेत्र था। आवासीय क्षेत्र में 4 या 5 कमरा, 1 स्नानागार, 1 रसोईघर, 1 बड़ा आंगन और आंगन के बीच में 1 कुआं होता था। कुएं का उपयोग पेयजल के लिए किया जाता था। मकान पक्की ईंटों का बना होता था। मकान 2 मंजिला
भी बनता था। मकान ऊपर प्लास्टर किया जाता था जिसमें जिप्सम का प्रयोग होता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। नालियों को ढकने के लिए ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। नालियों को साफ करने के लिए उत्तम प्रबंध किया जाता था। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटते थे। इसे ग्रिड पद्धति जालनुमा भी कहा जाता है। मुख्य सड़कें चौड़ी एवं गलियां पतली होती थी। ईंटों की आकृति आयताकार थी। ईंटों का माप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसकी लंबाई 4:2:1 के थी। सिंधु सभ्यता में घरों में के दरवाजे मुख्यतः गलियों की तरफ खुलते थे। अपवाद स्वरूप लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। जल प्रबंधन व जल निकासी का उत्तम प्रबंध या अपवाद स्वरूप बनावली एवं कालीबंगा में जल निकासी का अभाव पा गया था। सिंधु सभ्यता में धौलावीर एकमात्र नगर था जो 3 भागों से बटा हुआ था। अब पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एवं धार्मिक व्यवस्था। सर्वप्रथम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था। सिंधु सभ्यता निरंतर 600 वर्षों तक चली थी। यहाँ पर एक उच्च केंद्रीय व्यवस्था थी जो सुनियोजित तरीकों से लंबे समय तक चलती रही। मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र मिस्र और मेसोपोटामिया के क्षेत्रफल से 2 गुना बड़ी थी, जबकि मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता का था। एल बार्सम के अनुसार सिंधु सभ्यता मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। मिस्र मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग का शासन था जो लंबे समय तक चलता रहा। अतः सिंधु सभ्यता में पुरोहित वर्ग का गठन था। आर्य शर्मा मिस्र और तथा मेसोपोटामिया के उत्खनन से मंदिर का साक्ष्य मिला था। जहाँ मंदिर मिला था वहाँ पूरे पुरोहितों वर्ग का शासन मिला था। सिंधु सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था, अतः पुरोहित वर्ग का शासन भी नहीं मिला था। आर्य शर्मा ने बताया था कि सिंधु सभ्यता व्यापार व्यवसाय पर आधारित थी, अतः सिंधु का प्रशासन वाणिज्य वर्गों के हाथ में था। एंटर महोदय। सिंधु सभ्यता का प्रशासन जनतांत्रिक पद्धति से चलता था। वाणिज्य वर्ग के लोग सिर्फ व्यापार करते थे। जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि सिंधु सभ्यता का प्रशासन करते थे। मैक महोदय। सिंधु सभ्यता का प्रशासन जनता द्वारा चुने गए जनसमूह द्वारा चलाया जाता था। सर्वाधिक विद्वानों का मतानुसार सिंधु सभ्यता का प्रशासनिक वाणिज्य वर्गों के हाथों में था, क्योंकि वाणिज्य वर्ग अर्थव्यवस्था के स्तंभ थे। यह लोग शांतिप्रिय थे जो लोग लंबे समय तक शासन चलाने में सक्षम थे। सामाजिक कार्य सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थलों से कुंवारियों नारियों की मूर्तियां मिली थी। इससे ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता की समाज मातृसत्तात्मक था, यानी माता के द्वारा सत्ता की जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग खाने पीने एवं वस्त्र पहनने, मनोरंजन करने एवं श्रृंगार करने के शौकीन थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। मनोरंजन के लिए नृत्य करते थे और पासे खेलते थे। विशेष अवसर पर मदिरा का सेवन करते थे, यानी शराब पीते थे। साधारण लोग सूती वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला था। धनाढ्य लोग रेशमी वस्त्र धारण करते थे। मतलब धन जिसके पास अधिक था वह लोग रेशमी वस्त्र पहनते थे। चौंदरों से श्रृंगार की वस्तुएं मिली थी, जैसे काजल, कंघा, उस्तरा एवं लिपस्टिक। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग श्रृंगार प्रिय थे, यानी सौंदर्य प्रशासन यहीं से मिला हुआ था। आभूषण का इस्तेमाल पुरुष और स्त्रियाँ दोनों करते थे। सोना, चांदी, लोहा का आभूषण बनाया जाता था। हाथी के दांत का उपयोग अलंकरण बनाने में किया जाता था। इससे चूड़ियाँ, सुई इत्यादि बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में अंत्योष्टि संस्कार के 3 प्रकार थे। पूर्ण समाधिकरण यानी मुस्लिम धर्म में जो किया जाता था, आंशिक समाधिकरण जो पारसी धर्म में किया जाता था, दाह संस्कार हिंदू धर्म में किया जाता था। सिंधु सभ्यता में शवों के दफनाने की दिशा
हड़प्पा में सिर उत्तर एवं पैर दक्षिण की ओर, कालीबंगा में सिर दक्षिण एवं पैर उत्तर की ओर, लोथल में सिर पूर्व एवं पैर पश्चिम की ओर, रोपड़ सिर पश्चिम एवं पैर पूर्व की ओर। अब पढ़ेंगे आर्थिक व्यवस्था। सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन एवं व्यापार करना था। कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन के लेख से पता चलता है कि व्यापार मेलुआ, दिलमुनु एवं मंगन के साथ होता था। मेलुआ का संबंध सिंधु क्षेत्र से जोड़ा जाता था, जबकि दिलगुन का संबंध बहरीन एवं मगन का संबंध मकरान से जोड़ा जाता था। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः 9 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी: गेहूँ, जौ, चावल, चना, मटर, सरसों, राई, तिल, कपास इत्यादि। 9 फसलों के अतिरिक्त खरबूज एवं तरबूज की भी खेती होती थी। सिंधु घाटी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी। सिंधु नदी एवं अन्य सहायक नदियां अपने साथ उर्वरक मिट्टी लाती थी। इस पर फसलें की पैदावार अधिक होती थी। कपास की खेती वाले क्षेत्र को सिंधन कहा जाता था। सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र निर्माण उद्योग होता था। फसलों की सिंचाई के लिए नदियों का जल, वर्षा का जल एवं कुएं का जल का उपयोग होता था। नहरों से सिंचाई का प्रमाण नहीं मिला था। सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के पशु एवं पक्षियों का पशुपालन करते थे, जैसे भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, खच्चर, घोड़ा, कुत्ता, मोर, हाथी, हिरण आदि। आयात की जाने वाली वस्तुएं, स्थल और चांदी और टीन का आयात क्षेत्र स्थल था। ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तांबा खेतड़ी यानी राजस्थान, बलूचिस्तान से की जाती थी। सोना कर्नाटक, सोनार ईरान, अफगानिस्तान से की जाती थी। शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र यानी गुजरात से की जाती थी। सेल खड़ी राजस्थान, गुजरात, अफगानिस्तान से की जाती थी। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र, नील रत्न बख्त खां, अफगानिस्तान। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रारंभ सिंधु क्षेत्र से हुआ था। कांस्य धातु, तांबा, टीन का उपयोग प्रचुर मात्रा में सिंधु सभ्यता के लोग ने किया था। यातायात के लिए बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग होता था। विनिमय का साधन वस्तु होता था। एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लिया जाता था। माप की इकाई को 16 के गुणज में थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64, 160 इत्यादि। मोहरे, सिंधु सभ्यता में वर्गाकार आकृति वाले मोहर सर्वाधिक प्रचलित था। मोहर आयताकार, घनाकार, चौकोर एवं बेलनाकार भी पाई गई थी। सर्वाधिक मोहरें सेलखंडी पत्थर से निर्मित थी। इसके अतिरिक्त तांबे धातु की मोहरें लोथल एवं देसलपुर से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता में 2000 मोहरें मिली थी, जिसमें सर्वाधिक 500 मोहरें मोहनजोदाड़ो से मिली थी। मोहरें एवं सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन था। मोहरों पर गाय एवं घोड़ों का अंकन नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग शेर से पराजित नहीं थे। यहाँ के लोग लोहे धातु से अपरिचित थे। लिपि, सिंधु सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि पाई गई थी। अभी तक किसी विद्वान ने लिपि पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की है। अधिकांश लिपि यू आकृति से लिखी गई हैं, दाएं से बाएं लिखा गया है। बेलनाकार आकृति वाले अनेक मनेके बनाने का कारखाना प्रचलित था। धार्मिक व्यवस्था, सिंधु सभ्यता के लोग धर्म में आस्था रखते थे। जादू टोना, भूत प्रेत एवं विश्वास रखते थे। सिंधु सभ्यता में निम्न पूजा होता था: मातृ पूजा, सूर्य पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, नाग पूजा, पशु पूजा। कुबड़ वाले बैल को पवित्र मानते थे। इसके बाद अब सिंधु घाटी सभ्यता आपकी समाप्त हो गई है। हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।